स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। लॉकडाउन 5 3 चरणों में अनलॉक होगा देश, जाने किस फेज में क्या खुलेगा। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण देश भर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से लागू लॉकडाउन को अब केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर इसकी अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। 1 से 30 जून तक के लॉकडाउन 5 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 8 जून से चरणबद्ध तरीके से कई रियायतें लागू होगी। कंटेनमेंट जोन कहां होगा, इसका फैसला जिला अधिकारी करेंगे। देश में लॉकडाउन खत्म करने का काम 3 चरणों में पूरा होगा। 8 जून से शुरू होने वाले पहले चरण को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। अनलॉक 2 जुलाई से शुरू होगा, जबकि तीसरे चरण की तिथि अभी तय नहीं हुई है। देश भर में 8 जून से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। पहले चरण में क्या क्या खुलेगा? पहले चरण के अंतर्गत नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थानों को 8 जून से खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, सैलून, होटल तथा अन्य अतिथि सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ उचित परामर्श करने के बाद इस तरह की गतिविधियों के लिए एसओपी जारी करेगा। इसका उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना और वायरस को फैलने से रोकना है। दूसरे चरण में कहां मिलेगी रियायत? दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक परीक्षण संस्थाएं खोल दिए जाएंगे। हालांकि ऐसा केवल राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ स्कूलों, बच्चों के माता पिता और अन्य संबंधित पक्षों से विचार विमर्श के बाद ही किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए भी एक एसओपी भी तैयार करेगा। तीसरे चरण में पूरी तरह अनलॉक होगा देश। तीसरे चरण में स्थिति के आकलन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो रेल शुरू करने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार के अलावा ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल तक को भी खोलने की अनुमति मिलेगी। हालांकि इसके तहत केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का ध्यान रखना जरूरी होगा। राज्यों के बीच परिवहन पर पाबंदी खत्म। गृह मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी, यानी जहां अनुमति है वहां मेट्रो को छोड़कर एक राज्य से दूसरे राज्य में बस, टैक्सी और अन्य परिवहन का संचालन किया जा सकेगा। हालांकि राज्य चाहे तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले से लोगों को ठोस कारण बताना होगा। इसे जनता के बीच ठीक ढंग से प्रचारित करना होगा। अनलॉक 1 जाने किस राज्य में कितनी छूट, क्या रहेगा बंद। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन के 5वें चरण का आगाज 1 जून यानी आज से हो जाएगा, जिसे लेकर गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। 30 जून तक जारी लॉकडाउन में सरकार ने इस बार कई छूट दी है। हालांकि कुछ बंदिशें अभी भी जारी रहेंगी। वहीं कई राज्य सरकारों ने भी अपने अपने प्रदेश के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन जारी की। केंद्र सरकार के अनलॉक 1 की घोषणा के बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बस सेवाएं शुरू हो जाएंगी। साथ ही स्कूल और कॉलेज 30 जून तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सरकारी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे। एसीएस होम राजीव स्वरूप ने राजस्थान सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक सेवा शुरू हो जाएंगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में अब भी पाबंदियां जारी रहेगी। वहीं मेट्रो सेवा, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम और सिनेमा घर को भी बंद रखने का निर्णय लिया है। योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी की। केंद्र सरकार के बाद सोमवार को यूपी की योगी सरकार ने लॉकडाउन 5 के अनलॉक 1 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के हिसाब से यूपी में सुपरमार्केट, मॉल, ब्यूटी पार्लर और सैलून खुल जाएंगे। बाजार सुबह 9 से 9 बजे तक खुलेंगे। शासन ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने निर्देश के मुताबिक जिला प्रशासन नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा।
कंटेनमेंट जोन में सख्ती से नियम लागू रहेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की जरूरत नहीं। हालांकि नोएडा, गाजियाबाद में डीएम जरूरत देख फैसला लेंगे। टैक्सी, कैब, रिक्शा निर्धारित सवारी क्षमता के अनुसार सवारी बैठाकर चलेंगे। रोडवेज बसें चलेंगी, हर सीट पर सवारी बैठ सकेगी। किसी को खड़ा होकर चलने की अनुमति नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 30 जून तक कोविड-19 लॉकडाउन को बढ़ाया है। सरकारी आदेश में कहा गया कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद राज्य अपने अपने हिसाब से संशोधित दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि धार्मिक व पूजा स्थल, होटल, आतिथ्य सेवाएं, शॉपिंग मॉल, नाई की दुकानें, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर राज्य भर में बंद रहेंगे। 8 जून से सभी निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 10% तक अटेंडेंस के साथ काम कर सकते हैं। शेष व्यक्ति घर से काम कर सकते हैं। जिले के अंदर बस सेवाओं की अनुमति दी जाएगी, जबकि एक जिले से दूसरे जिले में बस सेवाओं की अनुमति नहीं होगी। महाराष्ट्र में 5 जून से मॉल को छोड़कर बाजारों और दुकानों को खोलने की इजाजत। वहीं निजी दफ्तर 8 जून से 10% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं। बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी की। ऐसे में बिहार में लोगों को उम्मीद थी कि 1 जून से स्थितियां सामान्य होने लगेंगी और लॉकडाउन हटा दिया जाएगा, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए रविवार को लॉकडाउन 30 तक के लिए बढ़ा दिया है। अब लॉकडाउन 5 पूरे जून महीने में लगा रहेगा। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। गुजरात सरकार ने गाइडलाइन जारी की। केंद्र की गाइडलाइन के आधार पर गुजरात सरकार ने भी प्रदेश की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गुजरात में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सभी दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें सभी जिलों में चलेंगी। सभी सरकारी ऑफिस सोमवार से खुल जाएंगे। होटल, धार्मिक स्थल केंद्र के नियमों के आधार पर खुलेंगे। 10 बड़ी बातें पीएम मोदी ने मन की बात में कहा। कोरोना से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। सबसे ज्यादा चोट मजदूरों पर पड़ी। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो कार्यक्रम मन की बात में देश से मुखातिब हुए कार्यक्रम का यह 65वां संस्करण है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते सोमवार को इस कार्यक्रम के लिए जनता से सुझाव भी मांगे थे। पीएम ने लॉकडाउन के दौरान तीसरी बार जनता को इस कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित किया। पीएम के संबोधन की 10 बड़ी बातें। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। हमारी जनसंख्या ज्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है, फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल सका जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला। कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी हमारे देश में काफी कम है। जो नुकसान हुआ है उसका दुख हम सबको है, लेकिन जो कुछ भी हम बचा पाए हैं वो निश्चित तौर पर देश की सामूहिक संकल्प शक्ति का ही परिणाम है। पिछली मन की बात कार्यक्रम में पैसेंजर ट्रेन, बसें, हवाई सेवा बंद थी। इस बार काफी कुछ खुल चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है, हवाई जहाज उड़ने लगे हैं, उद्योग भी धीरे धीरे चलने लगे हैं। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। देश के सभी इलाकों से महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के श्रमिक की भी अनगिनत कहानियां हैं। इन दिनों हमारे सामने आ रही गांवों कस्बों में हमारी बहनें बेटियां हर दिन मास्क बना रही हैं। तमाम सामाजिक संस्थाएं भी इस काम में इनका सहयोग कर रही हैं। कई दुकानदारों ने 2 गज की दूरी के लिए दुकान में बड़े पाइपलाइन लगा दिए हैं, जिसमें एक छोर से वो ऊपर से सामान डालते हैं और दूसरे छोर से ग्राहक अपना सामान लेते हैं। हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में न हो, परेशानी में न हो। और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो वो हमारे गरीब मजदूर श्रमिक पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती है। जो दृश्य आज हम देख रहे हैं, इससे देश को अतीत में जो कुछ हुआ उसके अवलोकन और भविष्य के लिए सीखने का अवसर भी मिला है। आज हमारे श्रमिकों की पीड़ा में
देश के पूर्वी हिस्से की पीड़ा को देख सकते हैं। उस पूर्वी हिस्से का विकास बहुत आवश्यक है। हमारे रेलवे के साथ दिन रात लगे हुए हैं। केंद्र हो, राज्य हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, हर कोई दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार रेलवे के कर्मचारी आज जुटे हुए हैं, वे भी एक प्रकार से अग्रिम पंक्ति में खड़े कोरोना वॉरियर्स ही हैं। कहीं श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम हो रहा है, तो कहीं स्टार्टअप इस काम में जुटे हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं, उसमें गाँव में रोजगार, स्वरोजगार और लघु उद्योग से जुड़ी विशाल संभावनाएं खुली है। पीएम ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में मेरी विश्व के अनेक नेताओं से बातचीत हुई। इन दिनों उनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी योग और आयुर्वेद के संबंध में होती है। आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगिता शुरू की है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस हमारे श्वसन सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। योग में तो श्वसन को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम हैं, जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,91,836 के पार, अब तक 5,493 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,91,836 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 94,498 हैं, जिसमें से अभी तक 5,493 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये है कि अब तक 92,721 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,74,178 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 61,54,281 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 31,72,357 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 26,22,219 लोग ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर, 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराने वाले को ही मिलेगा इस स्कीम का फायदा। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। जो ऋणी किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते हैं, वह अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवश्य सूचित करें। गैर ऋणी किसान CSC बैंक एजेंट अथवा बीमा पोर्टल पर फसल बीमा स्वयं कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए बेमौसम बारिश या जरूरत से ज्यादा बारिश से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। मौसम में अचानक बदलाव या फिर मानसून के दौरान कई किसानों की मेहनत की गाढ़ी कमाई पल भर में बर्बाद हो जाती है। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया था। 30 दिन में 3 बड़े ग्रहण गंभीर हो सकते हैं, परिणाम सैकड़ों वर्षों के बाद बना ऐसा संयोग। जी आपको बता दें कि विज्ञान में ग्रहण को एक खगोलीय घटना माना जाता है, लेकिन ज्योतिष के मुताबिक यह लोगों के हित के लिए ठीक नहीं होता है। ग्रहण किसी भी व्यक्ति के लिए फलदायी नहीं होता, इसके परिणाम भी शुभ कार्य नहीं होते। 5 जून से 5 जुलाई के मध्य 3 ग्रहण लगने जा रहे हैं, 2 चंद्र ग्रहण एवं 1 सूर्य ग्रहण। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसा संयोग सैकड़ों वर्षों के बाद बन रहा है। 30 दिनों के भीतर 3 ग्रहण होने से महामारी एवं प्राकृतिक आपदा जैसे दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 5 जून और 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगेगा, वहीं 21 जून को सूर्य ग्रहण के परिणाम भी ज्योतिष के लिहाज से अच्छा नहीं माना जा रहा है। ज्योतिषियों के मुताबिक 5 जून की रात 11:15 से तथा 6 जून की रात 2:34 बजे तक ग्रहण रहेगा। इसमें शुक्र वक्री और अस्त रहेगा। गुरु व शनि वक्र रहेंगे। 23 और ग्रह वक्री होंगे, जिसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा। 6 ग्रहों की वक्री होने से बड़े संकट की आशंका ज्योतिषियों ने बताया है।
कि 21 जून को एक साथ 6 ग्रह वक्री रहेंगे। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु या केतु, यह 6 ग्रह वक्री रहेंगे। 6 ग्रहों के वक्री होने से बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। ग्रहण से दुनिया में प्राकृतिक आपदा के साथ ही महामारी आने की प्रबल आशंका है।